बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये रिएक्शन तो आना था क्योंकि जिस तरीके से हुकूमत लेकर आ रही है ऑर्डिनेंस और बार बार ऑर्डिनेंस और फिर ऑर्डिनेंस को ठीक करने के लिए फिर ऑर्डिनेंस, तो फिर इस किस्म का रिएक्शन तो आना था। अब हुकूमत इसकी क्या सफाई पेश करती है ये पता चल जाएगा। और ये ऑर्डिनेंस होता है एक मखसूस मुद्दत के लिए, उस बीच में आपको कानून साजी करनी पड़ती है और कानून साजी के बाद जो है वो उसको कानून का हिस्सा बनाना पड़ता है। क्या ये हुकूमत ये कर पाएगी? अपोजिशन इसके बारे में क्या सोच रही है? एक जॉइंट सेशन भी पार्लियामेंट का आ रहा है, यहाँ बहुत सारे सवालात उठाए जाएंगे। तहरीक लब्बैक के साथ हुकूमत ने निपटा, कैसा निपटा? क्या इस मामले से हुकूमत ने सही तरीके से जो है वो निबर्द आज़मा हुई है हुकूमत, और इसमें कोई इबाहम तो मौजूद नहीं है? इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। रियासत झुक गई, ये कहा गया पीपल्स पार्टी की जानिब से, और कोई मिस इन्फॉर्म किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस इशू पे, क्योंकि आज कुछ इत्तलात ऐसी भी आई कि प्राइम मिनिस्टर को ये कहा गया था कि बहुत थोड़े से लोग हैं, लाहौर में रोक लिए जाएंगे, लेकिन फिर सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ बन गई। बहुत बड़ी तादाद में लोग और बढ़ते चले गए और उनको रोकना मुश्किल हो गया। फिर पुलिस वालों की शहादतें हो गई, कारकुन भी शहीद हो गए, बहुत सारे लोग जख्मी भी हो गए, और फिर उसके बाद एक ऐसा मुआहदा हुआ जो बहुत पहले से चीज़ें तय पा चुकी थी। यानी ये जुलूस निकलने से पहले भी उनके यही मुतालबात थे, एक कि हमें कालादम तंजीम ना रखा जाए, बल्कि हमें एक लीगल तंजीम के तौर पे काम करने दिया जाए, हम इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन में हिस्सा लें बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी, और हमारे ऊपर किसी किस्म की पाबंदी ना हो। दूसरा, हमारे कायदीन को कानून के मुताबिक रिहाई दी जाए, ये भी उनका मुतालबा था। अब यही मुतालबात हैं जो अब मंजूर किए गए हैं, जबकि मुफ्ती मुनीर साहब ने कहा कि जो फ्रांसीसी सफ़ीर वाला मामला था वो तो था ही नहीं, वो तो झूठ पे मबनी था, कोई ऐसा मुतालबा मौजूद नहीं था। हालांकि तहरीक लब्बैक के हमारे जो दोस्त हैं वो जो ट्रेंड चलाते रहे सोशल मीडिया पे, वो फ्रांसीसी सफ़ीर को लेकर चलाते रहे। हालांकि ये सिर्फ एक सामने रखने वाली चीज़ थी, जो बैकग्राउंड में मामला चल रहे थे वो कुछ और थे, और वो थे पॉलिटिकल मामला। हुकूमत ये पहले भी हल कर सकती थी, लेकिन इतना खराबा करने के बाद दोबारा उनको किया। और बड़ा सवाल ये पूछा जाता है कि हुकूमत बहुत फ्रंट फुट पे चली गई थी एक वक्त में। हुकूमत ने यहाँ तक कहा कि इनके साथ तो इंडिया की मदद शामिल है, और ये कहा कि इनको तो सपोर्ट मिल रही है। फिर इंडियन एजेंडा कहा गया, शरपसंद कहा गया, और दहशतगर्दी कहा गया। जब ये सारी चीज़ें हुकूमत ने कही और फिर वहीं पे मुज़ाकरात कर लिए, और आज एजाज चौधरी साहब जो पंजाब में सदर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं जाऊंगा और जाके इनको साद रिजवी साहब को गुलदस्ता लेकर जाऊंगा जब रिहा होंगे तो, और पॉलिटिकल बातचीत भी उसमें उनके साथ मेरी होगी। तो ये इतना बड़ा यू टर्न और ऐसी सिचुएशन का ट्विस्ट, इतना बड़ा जो तब्दीली है वो कैसे आ गई, यहाँ से हम अपनी बातचीत का आगाज़ करेंगे। ये कन्फ्यूजन क्यों है मत के कैंप में, और उस कन्फ्यूजन को हमने ऊपर से नीचे तक हर तरफ देखा। मेरे साथ जो दो मेहमान मौजूद हैं उनमें सेनेटर ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब PMLN से मौजूद हैं। मैं पहले ओन अब्बास साहब आपसे पूछता हूँ कि एक्चुअली आपकी गवर्नमेंट का पहले दिन से अब तक ये मौक़िफ़ है क्या? अब शरपसंद थे ये, दहशतगर्द थे ये, इनके इंडियंस के साथ बड़े गहरे मुरासम और ये उनके एजेंडे पे काम कर रहे थे, या वो इनके सपोर्टर्स हैं और गद्दारी तक के सर्टिफिकेट थे, या ये लोग हुब्बुल वतन हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनको कलअदम नहीं होना चाहिए, इनके साथ मुआहिदा किया जाए, और जो पुलिस वाले मारे गए और जो नुकसान हुआ उसकी भी खैर है क्योंकि ये अपने लोग हैं। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब ज़रा थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखिए। 2017 से लेके 2021 में जब भी ये कभी इस तरह के मामलात पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पंजाब में ऐसे हुए, तो मुख्तलिफ महादों में मुख्तलिफ गवर्नमेंट के हवाले से, चाहे नवाज शरीफ गवर्नमेंट थी, चाहे हमारी PTI की गवर्नमेंट थी, एक हवाले से इनके साथ निगोसिएशन करती रह गई। रियासत एक माँ की नज़र से देखती है। कभी भी ऐसे मामला जब होते हैं, रियासत का ये नज़र नहीं होता कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, वो हमेशा वो अपने आप को ना उसको फोर फ्रंट पर रखती होती है। तो कभी स्टेट की रेट भी कायम करनी होती है और किसी जगह पे आपको निगोशिएट भी करना होता है, और यही कुछ हमारी हुकूमत ने भी किया। 12 रबी अव्वल की प्रोसेशन के दरमियान जब ये मामला जैसे स्टार्ट हुए, तो उसके बाद हमने उसको नेगोशिएशन टेबल पे ले आए, और 2-3 दफ़ा हमारे उनके साथ मुज़ाकरात भी है, और बड़े बेहतरीन माहौल में हुए, ये ऐसा कुछ नहीं है।
आज भी इस दफ़ा भी जो हमारे मुज़ाकरात हुए वो भी बेहतरीन तरीके से हुए। लेकिन आप ये देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको शायद, जैसे कि आपने कहा ना इबहम है, इबहम नहीं है, उसमें थोड़ा सा कुछ अरसे के लिए उसको शायद खुफिया रखना वो कौम के लिए भी और ओवरऑल इन मुज़ाकरात के लिए बेहतर है। आप ये देखिए पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज पहली दफ़ा नहीं हुए, पहले भी कभी ना कभी होंगे, और जब कभी चीज़ वो सामने निकल के आई है तो यकीनन वो तातुल का शिकार हो गए। सो हम नहीं, इस दफ़ा ये चाह आप ये रहे हैं क्लेम करते हैं कि इसमें कुछ ऐसा जरूर है जो कौम को बताने से कोई बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, यानी नहीं, ऐसी कोई ऐसा खुफिया कुछ चीजें ऐसा रखनी कुछ जरूरी नहीं, हैं। लेकिन एक थोड़ा सा मिसट्रस्ट होता है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, दोनों तरफ से होता है। वो हुकूमती साइड पे भी हो सकता है, वो दूसरी साइड के जो दूसरी तरफ के दोस्त हैं उनकी तरफ से भी हो सकता है। इसलिए जब तक जो जो कमिटमेंट्स दोनों साइड से दी गई हैं, जब तक वो ऑनर ना हो जाए, वो चीज़ें ना चलें, उससे पहले उसको शायद अयां करना वो तमाम पूरे प्रोसेस को शायद फ्लॉट कर देगा। सो इन द ब्रॉडर इंटरेस्ट, इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एक सॉवरेनिटी के लिए ये काफी चले, ये जो आपका आर्गुमेंट है ये तो मुज़ाकरात के बाद का है ना सर, ये तो मुज़ाकरात के बाद का है जी, मुआहदे के बाद का है कि मुआहदा बताना या नहीं बताना, ये सवाबदीद दो लोग जो मुआहदा आपस में कर रहे हैं ये उनका पहला फैसला है, फिर लोगों की डिमांड हो सकती है, उनको पता चले या ना चले। लेकिन पहली बात यह है कि जिनको आपने इंडियन एजेंट कहा, जिनको आपने दहशतगर्द और शरपसंद कहा, जिनके ऊपर आपने इतने संगीन इल्जामात लगाए, और जब जब पुलिस वाले आते हुई तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के उसके ऊपर बातचीत की, अब उनके साथ मुआहदा करना ये आज खुद एक बड़ी कंट्राडिक्शन है। अच्छा देखें, जब ये बात हुई थी ना कि जब स्टेट की रेड की बात हुई थी, जब पुलिस वालों की शहादतें हुई थी, तो उस वक्त भी हमारी गवर्नमेंट का स्टेट बड़ा क्लियर था कि ऑब्वियसली ये लोग जो शहीद हुए हैं ये हमारे अपने लोग हैं और चीज़ों को ऐसे हैंडल नहीं किया जाएगा जैसे कि प्रीवियसली किया जा सका। तो ऑब्वियसली वो मैसेज बहुत स्ट्रांग था। जब इंडियन लॉबी के हवाले से फवाद भाई ये बात कर रहे थे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर था, फिर लोगों ने उसको थोड़ा मिस कोट करना शुरू कर दिया। उनका पॉइंट है कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली जब कभी इस किस्म की इनसिक्योरिटी के इश्यूज हुए, चाहे आप देख लें BLA के साथ मामला थे या TTP के थे, तो इंडियन लॉबी के जो खासतौर पर सोशल मीडिया के जो ट्विटर के हैंडलर्स हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो उसको चीज़ को ना जल्दी पे आग का काम करते होते हैं। तो पाकिस्तान की सिचुएशन से फ़ायदा उठाते हुए वो चीज़ को बहुत ज़्यादा अगली उस पर लेके जा रहे हैं, जिसके पाकिस्तान के जो आगे फ्यूचर में जो आने वाले हालात हैं वो खतरनाक हो सकते हैं। तो उनका उस तरफ था, उसको मोल्ड करके एक हिसाब से बनाया गया। लेकिन अगेन मैं फिर वो रिट्रेट कर रहा हूं कि जिस मामलात जिस नहज पे आज जिस जगह खड़े हैं उस वक्त ज्यादा डिटेल में इस वक्त बात करना वो कुछ खातिर खा बेहतर नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। सो मेरे ख्याल में आज से 2 या 4 दिन बाद जब ये मामलात बाहर आ जाएंगे, वो तमाम नकात सबके सामने हो जाएंगे, उस वक्त उनको जज करना ज्यादा बेहतर है, बजाय इस वक्त कोई ऐसी स्टेटमेंट दिया है जिससे किसी की दिल आजारी हो और तमाम का तमाम प्रोसेस जो है ना वो फ्लॉड का शिकार हो जाए। जी डॉक्टर साहब, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे हैंडलिंग की? वैसे इन सारे मामलात को आप लोगों ने भी कोई मसाली तरीके से कभी भी हैंडल नहीं किया, आपके भी इतना ही मैस था जितना आपने इस दफ़ा देखा है, बल्कि आपको तो अपने वज़रा तक से इस्तीफे लेने पड़ गए। और पीपल्स पार्टी के दौर में तो लकीली ये नहीं आए, लेकिन तारुल कादरी साहब जब आए थे तो उनकी भी हालत हमने देखी थी। तो जब भी कोई रिलीजियस क्राउड आता है तो एक बड़ा सख्त प्रेशर होता है, क्योंकि मज़हब के नाम पे और ख़ासतौर पे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नामूस का नाम लेकर लोगों को आप बुलाते हैं तो लोग कहते हैं जी कि हम तो मर जाएंगे, एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। तो वहाँ फिर हुकूमतों को हमने नॉर्मली ऐसे ही मजबूर देखा है और ऐसे ही उनको देखा है कि वो चीज़ों को इस तरह टैकल करने पे मजबूर हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इमरान भाई। देखिए, जो आपने हुकूमती हैंडलिंग का सवाल किया, मैं सबसे पहले वहाँ से शुरू करूँगा। सेनेटर साहब ने बड़ी तफसील से इस पर गुफ्तगू की है। मुआहदा हुआ, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, अमन होना चाहिए, हम इसके हक़ में हैं, खून नहीं बहना चाहिए, हम इसके हक़ में हैं, जानों का नुकसान नहीं होना चाहिए, हम इसके हक़ में हैं, रियासत माँ होती है, बिल्कुल ठीक कहा सेनेटर साहब ने। लेकिन गलत क्या हुआ? गलत ये हुआ कि फवाद चौधरी साहब भूल गए थे कि रियासत माँ होती है। उन्हें लगा शायद रियासत सौतेली माँ होती है, और वज़ीर दाखिला तो बिल्कुल ही भूल गए। उन्हें तो लगा कि शायद रियासत सौतेली माँ भी नहीं है, कोई जालिम किस्म की माँ है। जिस तरह के बयानात उन्होंने दिए वो पूरी कौम को चौंका देने वाले थे। फिर काबीना में ये सारी गुफ्तगू हुई, वज़रा ने उसके बाद जनाब उसके ऊपर जो स्टेटमेंट्स दी, अब वो डिफेंडेबल नहीं है। माजरत से सेनेटर साहब कोशिश कर रहे हैं, इनके आज मेरा ये दूसरा तीसरा प्रोग्राम है, हर प्रोग्राम में इनके लोग बेचारे
मतलब मसाइल का शिकार हैं। जब इस तरह की कोई बात गवर्नमेंट करती है और जब उसके स्पोक्स पर्सन आते हैं टीवी पे, तो ज़ाहिर है उनके लिए मुश्किल होती है। यानी उस बात का दिफा करना जो दिफा के काबिल नहीं है, ये मुश्किल काम है। तो बहरहाल इनके जो लोग आ रहे हैं उनकी भी हिम्मत है। आसान सा कह दें कि जी जो फवाद चौधरी साहब ने कहा, जो शेख रशीद साहब ने कहा, उन्होंने गलत कहा, बात ख़त्म हो जाती है। आप पूछेंगे, मैं इनके लिए मुश्किल पैदा नहीं करना चाहता, आप इनसे पूछेंगे कि येस और नो में जवाब दें कि फवाद चौधरी साहब की ये क्लेम कि जनाब ये इंडियन फंडिंग इन्हें हुई है और ये इंडियन एजेंट हैं, क्या ये सही है या नहीं? सेनेटर साहब येस और नो नहीं कर सकते इस पर। सर फंडिंग का तो देखें, फंडिंग का तस्करा तो आया था, खाली सोशल मीडिया नहीं था, खाली सोशल मीडिया नहीं था, फंडिंग का तस्करा था। सुने आगे आए ना, ये मैं अर्ज कर रहा हूं ना, मतलब ये बयानात हमने सुने हैं ना, ये मिस हैंडलिंग है, मैं मिस हैंडलिंग की बात कह रहा हूं। फिर आपने कहा जनाब ये मिलिटेंट्स हैं, उसी जुबान से मिलिटेंट कह रहे हैं, उसी जुबान से जनाब आप एग्रीमेंट कह रहे हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं पीटीआई के जो एंकर्स के साथ लड़ना शुरू हो गए हैं। मैं कल का देख रहा हूं, आपने सवाल किया, आपको कहेंगे कि इमरान साहब आप खून खराबा चाहते हैं, इमरान साहब आप चाहते हैं कि रियासत गोलियां मारे, इमरान साहब आप चाहते हैं कि लोग शहीद हों। भाई इमरान साहब नहीं चाहते, ये आपके अपने वुज़रा के चंद बयानात अगर इमरान साहब ने चला दिए हैं प्रोग्राम में, तो वो इसी नोयत के थे। बहरहाल मैं इसको कंक्लूड इसी तरह करूँगा कि हम सब अमन के खैर खा हैं, दोनों तरफ से नुकसान जान का, चाहे वो मुजाहिरीन हो, तहरीक लब्बैक के कारकुनान हो, पुलिस के लोग हों, कोई भी नहीं चाहता। अब जो पुलिस के लोगों की जो बात हो रही है और उनको उन शुहदा के बच्चों की तस्वीर तक आ रही हैं, क्या जो जिन सब के बच्चे हैं, क्या वो दिल दहला देने वाली नहीं है? अल्लाह करता ये नौबत ही ना आती। जिस वक्त आपके अपना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जो अपने कल का बयान मैंने उनका सुना, उसमें वो कह रहे हैं कि जब ये 12 रबीउल अव्वल का जुलूस इन्होंने निकाला तहरीक लब्बैक के लोगों ने, तो उसके बाद उन्होंने उसको धरने में तब्दील किया, तो वो वेट करते रहे। हाँ। आप लाहौर हैं, आपको ज्यादा पता होगा। और उस वक्त मुज़ाकरात चल रहे थे, उस मुज़ाकरात में कोई बात करे, बिल्कुल उस मुज़ाकरात में हुकूमती नुमाइंदगान आए भी थे, उसमें शेख रशीद मौजूद थे मुज़ाकरात में, उसमें अली अमीन गंडापुर मौजूद थे, पंजाब हुकूमत से 2 ज़हीरुद्दीन साहब और राजा बशारत मौजूद थे, एजाज चौधरी भी उन मुज़ाकरात के अंदर मौजूद थे, और जो वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर हैं वो भी इसके अंदर शामिल थे। तो ये 6 लोग थे, और दूसरी जानिब से तहरीक लब्बैक के 5 बंदे जेल के अंदर से और 6 बंदे जेल के बाहर से। ये खबर मैं दे देता हूं आपको, ये उस वक्त मुज़ाकरात कर रहे थे जब मामला शुरू हुआ था। अब उसके बाद अगर आपने खबर दी है तो ये खबर फिर मैं भी आपको दे देता हूं कि अगर उस वक्त भी ज़रूरत थी और तहरीक लब्बैक के लोग हुकूमती नुमाइंदों के ऊपर यकीन नहीं कर रहे थे, जो बाद में आर्मी चीफ को ज़रूरत पड़ी, जो आर्मी चीफ की ज़रूरत पड़ी और मुफ्ती मुनीब साहब की और मौलाना बशीर फारूकी साहब की और अकील करीम डैडी साहब की मुलाकात आर्मी चीफ से होती है, तो अगर हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं था तो बाकी लोगों को, इदारों को उसी वक्त बीच में डाल लेते, तो शायद ये जानें बच जाती। ये हमारा कंसर्न है, ये हर पाकिस्तानी का कंसर्न है। क्योंकि आज जब मासूम शाते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, वो तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं, अगर वो शहीद हुए हैं, अगर पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उन सब के बच्चे आज रियासत से पूछेंगे कि हमारे बदनीयती के साथ तो कोई भी नहीं निकला बाहर। बदनीयती तो डॉक्टर साहब किसी की भी नहीं थी। वो जो कारकुन निकले उनको ये कहा गया कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए निकल रहे हैं, और इधर जो पुलिस वाले उनको कहा गया आप अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। सर मैं इमरान साहब बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, मैं बदनीयती की बात नहीं कर रहा। मेरी ये ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि ये मुज़ाकरात मैनेजमेंट उसी वक्त हल हो जाती, ये पुरतशद्दुद मुजाहरे ना ये शक्ल इख्तियार करते, ये जाने ना जाती और ये जानी नुकसान ना होता, दोनों तरफ का जानी नुकसान ना होता। लेकिन अब भी मैं कहता हूँ कि ये सिलसिला यहाँ रुक गया है। हम सब अमन चाहते हैं, अमन के खैर खा हैं, और जिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने तो दर्स ही अमन का दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन थे। आपने तो फरमाया कि किसी एक इंसान की जो यानी जान की हुर्मत के बारे में अगर आप देखें तो वो तो इजाज़त ही नहीं है किसी को कि आप किसी की जान लें, किसी के माल को नुकसान पहुंचाएं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट मैं समझता हूं कि सूरत हाल बनी, लेकिन कोई भी शरपसंदी के हक में नहीं है।
हम हुकूमत की लेग पुलिंग इसलिए बिल्कुल नहीं कर रहे, इसमें करेंगे। ये तो चले आपका बड़ा अच्छा रोल इसमें कोई रहा इंतशार का इसमें पहलू इसमें हो। अपोजिशन ने इस दफा वो नहीं किया जो पिछली मरतबा अपोजिशन ने किया था। आई एग्री विद, लेकिन मैं ओन बात साहब जो चीज अगर यही चीजें आपने माननी थी, यही चीजें अगर आपने माननी थी तो आपके लोगों ने क्या किया था ये इनको बता दें जरा। आपकी गवर्नेंस सेंटर में साहब को बता दें, उस वक्त सेंटर नहीं थे। आपकी गवर्नेंस में और गवर्नेंस के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी पुअर थी, आपकी अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस के बारे में, कि आप ये अंदाजा ही नहीं कर सके कि ये किस लेवल का मामला है। और आपने पहले पंजा आजमाई की कोशिश की और फिर आपने वही मान ली सारी बात जो पहले दिन से तय हो रही थी, वही बातें जो पहला धरना इन्होंने दिया और आपको टाइम दिया 2 दिन का कि हम यहां बैठे हैं, हमें यहां से हिलने पर मजबूर ना करें, ये हमारी बातें मान लें। आपने मानी वही बातें हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन अब बाहर आ चुकी है। अगर यही बातें माननी थी तो खून खराबे थे पहले मान लेते। आपकी गवर्नेंस में इतनी कैपेसिटी नहीं थी पंजाब में कि आप असेस कर सकते कि ये मामला किस नौयत का है। खान साहब थोड़ा सा इधर पहले ये क्लियरिफाई कर देते हैं कि जब ये पहली दफ़ा 12 रबीउल के करीब जब प्रोसेशन निकला तो उस वक्त भी निगोसिएशन हुई थी। हाँ जी, उससे पहले भी हुई थी, तकरीबन 2 मुज़ाकरात के राउंड्स हुए। जी हुए थे उस वक्त, ठीक। उसकी कामयाबी या नाकामी के मुज़म्मरात पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा कि उसकी क्या वजूहात बनी, वो एक अलग चैप्टर बन जाएगा। पर निगोसिएशन टेबल पे तो पहले दिन से हुकूमत बैठी है। सो ये कहना कि जी गवर्नमेंट उनको इंगेज नहीं कर रही थी, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा सरासर इल्ज़ाम होगा पे। हाँ, उसकी कामयाबी किस वजह से हुई वो एक डिबेटेबल इशू है। सर बताइए, गवर्नमेंट उनको एंगेज कर रही थी, ये तो मैं आपको बता देता हूँ 2 महीने पहले से ही मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट यहाँ पे उनको एंगेज कर रही थी और वफाक के कुछ नुमाइंदे उनके साथ बातचीत भी कर रहे थे और ये 2 महीने पहले से चीज़ें चल रही हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन वो कह रहे थे हमारे मुतालबात मानो, आपने उनके मुतालबात माने नहीं। उन्होंने एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च किया, बंदे मर गए और फिर आपने वही मुतालबात मान लिए। यानी आपकी असेसमेंट की खराबी। सर एक चीज़ थोड़ा सा देखें, ये आप मैं फिर वही बात कि मैं कोई ऐसी बात कर जाऊंगा जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ा डिफरेंट हो। देखें, ये असेस करना कि ये जो मुतालबात है ये किस हद तक उसको मानना चाहिए, ना भी मानना चाहिए, या उसके आफ्टर इफेक्ट्स या रिपरकशंस क्या होंगे, ये किसी भी इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता। मतलब आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि ये चीज़ अगर ना मानी तो ऐसा होगा, वो चीज़ मान ली तो ये होगा। ये किसी के मतलब इनको प्रेडिक्ट करना आप भी समझते हैं ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जिस किस्म के मामलात आगे चल रहे थे, ये कोई भी इंसान इस तरह इफेक्ट नहीं कर पाता कि जी आगे को ये होगा। सो ये भी हो सकता है कि उस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे थे या जो डिमांड्स थी शायद वो इस मतलब इस नहज पे हो जिसके ऊपर बात करना थोड़ा मुश्किल हो। सो मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थे। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जैसे डिटेल में जाऊँगा चीज़ें फिर आगे की तरफ चले जाएंगी। रेस्ट एश्योर कि उस वक्त भी एंगेज कर रहे थे, आज भी एंगेज कर रहे थे। इसमें जब ये प्रोसेस आया था, आई एम सो हैप्पी कि इस दफ़ा पहली दफ़ा मीडिया ने बड़ा रिस्पॉन्सिबल किस्म की रिपोर्टिंग की है। कोई ऐसा नेगेटिव रिपोर्टिंग मीडिया की तरफ से नहीं आई, कहीं पे जल्दी का वो फार्मूला नहीं हुआ। कहीं कहीं पे मैंने वो देखे कि हेलीकॉप्टरों की जाली फोटो लगा के उन्होंने सोशल मीडिया पे जरूर चलाएंगे। और कई ऑपोजिशन के दोस्तों ने डाउन प्ले करने की भी कोशिश की कि आज से 1 हफ्ता पहले जब गवर्नमेंट स्टैंड ले रही थी, सर यही सारा मीडिया नेगेटिव हो जाता अगर शहबाज शरीफ शेख रशीद बन जाते। जो स्टेटमेंट शेख रशीद ने दिए थे, एक मिनट, जब नून लीग के दौरे हुकूमत में शेख रशीद ने जो अल्फाज बोले थे, अगर वो अल्फाज बिलावल भुट्टो या शहबाज शरीफ बोलते तो ये मीडिया वही बन जाता जो पिछली मर्तबा था। ये आप उनको शाबाश दें और शुक्रिया अदा करें अपोजिशन का कि उन्होंने बतौर मजमूई तौर पे वो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। देखें ये भी एक डिबेटेबल है। खान साहब एक मिनट, चाहे साहब एक सेकंड, मैं आपकी बात मुकम्मल कर लूं। ये जो ऑपोजिशन का रोल है ये भी डिबेटेबल है। जमात बड़े आला ज़र्फ होने की जरूरत है इसमें कि आप शुक्रिया अदा करें। सेंटर साहब बात करें आप। चाहे साहब बात तो सुन लें, अपनी तारीफ अपने मुंह ना बना लेना, थोड़ा सी मेरी भी बात सुन लिया करें। पॉइंट ये है कि ऑपोजिशन का रोल थोड़ा डिबेटेबल जरूर है। आप अगर सर बात तो चॉइस अब बात तो सुन लें, आप तो बात इनकी नहीं मुकम्मल करने देते। कि हुआ ये कि जब लास्ट वीक जब गवर्नमेंट अपनी रेट के हवाले से ये पॉइंट लेके आ रही थी कि स्टेट की रेट बहाल होनी चाहिए, आप उस वक्त कुछ ऑपोजिशन के रहनुमाओं की स्टेटमेंट उठा के दे। मैं ये नहीं कहता कि उस लेवल तक गए होंगे, लेकिन ये जरूर था कि जी आप अपने पाकिस्तानी जो आपके अवाम है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। आप ये कैसे करने जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या मॉडल टाउन। एग्जैक्टली ये सवाल तो मेरा अगला था। लेकिन फिर बात मेरा
मेरा एक बार सुन लें सर, जो खान साहब पॉइंट ये है, मैंने ये कहा इस वक्त मामला बहुत बेहतर हो चुके हैं। हम बुराइयां या अच्छाइयां गिनवाने के चक्कर में कि वहां क्या हुआ, किसने क्या कहा, गवर्नमेंट का रोल क्या था, या उन जो हमारे दूसरी साइड के उनके क्या मामला थे, ये एक फिर जजमेंटल डिबेट हो जाएगी। चलें, हम मेरे ख्याल में अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब से एक बात जरूर पूछूंगा। डॉक्टर साहब, पार्टी के बहुत सारे लोग, हमारे मीडिया के बहुत सारे दोस्त और सब लोग ये कह रहे थे कि जब आप तालिबान से बात करने की बात करते हैं, जब आप मुखालिफिन जिन्होंने रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है उनके साथ बात करने की बात करते हैं, तो फिर आप तहरीक लब्बैक से बात क्यों नहीं कर सकते? ये हुकूमत क्यों फाशिस्ट बन गई है? ये एतराज़ आप लोगों की तरफ से आया और उसके बाद हुकूमत ने उनसे बात कर ली। अब जब बात कर ली है तो उसमें भी यानी कीड़े निकाले जा रहे हैं कि जिन लोगों को आपने ये कहा उनको आप ये क्यों कर रहे हैं? तो सर ये अपोजिशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डाउन प्ले करती है। देखें इमरान भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप सेनेटर साहब के या तो बहुत अच्छी दोस्ती है आपकी इनसे, क्योंकि आपने जब यही धरने हमारे दौर में हुए थे तहरीक लब्बैक के, तो उस वक्त शेख रशीद और बाकी जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे और वो चेहरे जो जाके उन धरनों के अंदर बैठे थे, वो क्लिपिंग आपने नहीं चलाई। नहीं, इतने दिन से चला रहे हैं। मैं आज मैंने कहा बोर हो जाएंगे, आप कहते हैं तो फिर चलाओ जी, वो क्लिपिंग साथ साथ चलाई जाओ। ना चलाएं जी डॉक्टर साहब, आपकी फरमाइश पे हम चला देते हैं। जरूरत चॉइस सबको राजी करें सर, चॉइस सबको राजी करें आप उसकी। जी मैंने कहा मुझे नहीं जरूरत, मैं तो कह रहा हूं कि आपने सेंटर साहब का लिहाज किया है। कहने का मकसद ये है कि उस अपोजिशन का किरदार देखें, आज की अपोजिशन का किरदार देखें। ठीक है, आज अगर गवर्नमेंट ने बात की कि जी हम रिट ऑफ द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, ये मिलिटेंट हैं, और अपोजिशन के अगर किसी बंदे ने ये बात कही कि जनाब आप गलत करने जा रहे हैं, ये अपने लोग हैं, हाँ, इन्हें गोलियां ना मारें, तो हुकूमत ने वही पॉलिसी अपनाई। इसका मतलब यह है कि आपने अपोजिशन की राय मानी, तो हमने गलत बात तो नहीं की, आप उसी पे चले, आपने मुआहदा किया। और आज क्या मैंने मुआहदे की मुखालफत की है? नहीं, पीएमएलएन तो एक्सेप्शनली इसके अंदर इसी तरह रही है। मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं तो पीएमएलएन तो बहुत एक्सेप्शनली वही करती रही है जो अभी तक हो रहा है। ये नहीं कहा कि जनाब आप जी कि आप इसमें कोई तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें, बिल्कुल नहीं कहा। और बाकी अफसोसनाक ये होता है कि आप अपोजिशन में सिर्फ अपना सियासी, मैं पीटीआई के किरदार की दोबारा बात कर रहा हूं कि हमारे दौर में धरने में पीटीआई ने इसे सियासी फायदा उठाने की कोशिश की और इसे मजहबी एक इशू को इन्होंने सियासी रंग दिया। ये पूरी कौम जानती है। और उससे मामला जो है, एहसन इकबाल साहब को गोली लगी, नवाज शरीफ साहब पे जूता मारा गया और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनको मुंह पे स्याही फेंकी गई। ये वाकयात हुए हैं, स्याही फेंकी गई, लोगों के घरों में हमले हुए, लेकिन हमने ये नहीं कहा। वो जावेद लतीफ साहब को बहुत मार पड़ी, सर फट गया उनका। इतने लोग इस धरने में तहरीक इंसाफ ने शहीद किए, इतने इस धरने में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने शहीद किए। ये बातें मुल्क अपना है। ये दोबारा मैं ये बात कहूँगा कि आपकी बात कि रियासत माँ है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बाज़ औक़ात आप लोग भूल जाते हैं रियासत माँ है। आप भी याद रखा करें कि रियासत माँ है और ये मुल्क हमारा है। अगर इसके लिए, इसके किसी स्ट्रक्चर को, किसी इदारे को अगर हम कमज़ोर करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, वो कल चीज़ हमारे सामने आएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक मुझे लेनी है क्योंकि रियासत आपने, हम बार बार करेंगे रियासत माँ है तो माँ की बड़ी जिम्मेदारी बच्चों को खिलाना है। इमरान खान साहब कल कोई बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं, क्या वो इतना बड़ा है और क्या ऐसी तैयारी है कि शफाफ तरीके से, यानी उनका क्लेम ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज होगा, तो क्या शफाफ तरीके से लोगों तक रिलीफ पहुंच जाएगा और 50% से ज़्यादा लोगों को, पाकिस्तान की जो आबादी है उसकी 50% से ज़्यादा को रिलीफ देने का दावा है हुकूमत का। इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही अभी आ रहे हैं। वेलकम बैक नादरीन। और बस अब सब्सिडी आपकी पॉलिसी नहीं थी आपकी गवर्नमेंट की, और आप लोग ये कहते रहे हैं माजी में कि सब्सिडी नहीं दी जा सकती। उसके रीज़न्स हैं कि महंगाई फिर बाद में बढ़ जाती है, पाकिस्तान जो है वो खसारे में चला जाता है और फिर कर्ज लेना पड़ते हैं, बहुत सारी वजूहात आप बताते थे। अब आपने फाइनली पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज या सब्सिडी देने का फैसला किया। एक्चुअली ये है कि आप लोग करने क्या जा रहे हैं, पहले तो आप ये बता दें।
हाँ सर, पहले तो मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दूं कि जब 2018 में हमारी गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त जब हम अपना मैनिफेस्टो बना रहे थे तो यकीनन हमारे जहन में ये नहीं था कि 2020 में या 19 में कोरोना कोविड आ जाएगा, या ठीक है। कोविड आ जाएगा और उसको निपटने का क्या तरीका होगा। सो ये किसी के जहन में पूरी दुनिया में नहीं था कि इतना बड़ा पैंडेमिक, इतना बड़ा एक वबा आएगी और उसके साथ निपटना किस तरह। आपको याद होगा कि जब हमने ये पिछले 2020 में जब उस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोगों को 140 अरब के करीब 2 महीनों में उस वक्त इमरजेंसी कैश जो दिया था वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम के थ्रू, एहसास प्रोग्राम के थ्रू दिया गया। और जितने भी लोग थे वो कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड या टारगेटेड लोग नहीं थे कि ये पीपल्स पार्टी के होंगे, नहीं होंगे, या नून लीग के नहीं होंगे, और सर पीटीआई के होंगे। सो एक जो डाटा सर्वे में जो लोग मौजूद थे उसमें जो नंबर्स थे 26 का नंबर उस वक्त रखा गया, जो 26 नंबर से नीचे की जो आवाम थी उसमें ऑटोमेटिकली उन फुल अमाउंट में 12,000 किया गया और किसी ने भी आज तक उसके ऊपर फिंगर्स रेज नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा टारगेट सब्सिडी हमारी गवर्नमेंट ने दी तो हमें तो ऑब्वियसली जरूरत ही पड़ गई। ये जो महंगाई का पिछले कोई 1.5 माह से एक पूरा ग्लोबल एक हवा चली है, ये भी किसी ने नहीं देखा था कि जब कोविड खत्म होगा और वैक्सीनेशन आएगी और दुनिया में एक इतनी बड़ी आलमी लेवल पे एक महंगाई का तूफान आएगा तो उससे निपटना किस तरह। यानी कि कहाँ मनफी $7 पे तेल हो और अचानक वो चला जाए 84 या $85 पे, तो ये भी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि एक साल में इतनी ज्यादा इकोनॉमिक व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ सर? तो अब यकीनन करने क्या उसका चाह रहे हैं? इदराक करने क्या चाह रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, उसमें 2 इश्यूज हैं। असल ऐलान तो प्राइम मिनिस्टर की क्योंकि कल सुबह तकरीर है इसलिए मैं उसे पहले करूं तो वो थोड़ा गैर मुनासिब हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो है ना हमारा प्रोग्राम फूड सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर जा रहा है कि जो हमने टारगेटेड सब्सिडीज देनी है जो मेजर कमोडिटीज हैं उसमें, और एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की जो नए सर्वे में इस वक्त हो चुका है जिसके नतीजे में नए लोग पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, उनको अब सब्सिडी डायरेक्ट प्रोवाइड करने का निजाम है पड़ा। लेकिन इसकी डिटेल क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम सुबह अनाउंस हो चुका है, कल वो करेंगे, इससे गैर मुनासिब हो जाएगा मैं डिटेल दूं, लेकिन मैंने वो सारा स्टडी कर लिया। ये वो तरीका होगा जिस तरीके कम से कम ये नहीं हो सकता। मैं उससे 2 चीजें आपको कंफर्म जरूर कर सकता हूं। नंबर 1, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग नहीं होंगे, नंबर 1। और नंबर 2, जिन लोगों को पैसा जाएगा इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि वो डायरेक्टली उनके घर में पहुंच जाएगा इस तरीके से कि जो चीज वो परचेज करने जा रहे हैं वो उनको सस्ते उसमें मिल जाया करेगी। सो रेस्ट एश्योर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और सिर्फ इस वजह से कि प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं ये डाटा आपने कहां से लिया है? इन लोगों का डाटा आपने कहां से इकट्ठा किया है? पाकिस्तान में कौन कितना इफेक्ट हुआ? ये सफेद पोश लोग हैं। अच्छा नहीं, मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये सर्वे जो है ना पाकिस्तान में पिछले 1.5 साल से चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक नया डाटा इकट्ठा किया। उसकी वजह ये कि जो आखिरी जो सर्वे हुआ था वो 2015 में हुआ था जिसमें पॉवर्टी का डाटा आया था। अब उसके बाद लोगों के हालात तब्दील हो, कुछ लोग अमीर हो चुके होंगे, कुछ यकीनन खतरा गुर्बत से नीचे आ चुके होंगे। तो नया सर्वे कराया गया जिसमें देखा गया कि अगर हालात तब्दील हो चुके हैं तो उसमें नए लोगों को शामिल किया गया और इस वक्त जो खतरा गुर्बत से नीचे के लोग हैं उनके लिए एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया जाएगा। और ये सर्वे करने के लिए बहुत बड़ी एक डॉक्टर सानिया ने ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रन किया और बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम से लोगों को यहां एंगेज किया। डिटेल सुबह प्राइम मिनिस्टर जब बताएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसके जो खतो खाले वो क्या है। जी डॉक्टर साहब, महंगाई का तो एक मामला था सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, ऐसा लगता है कि वो भी आपके हाथ से अगर कल इन्होंने ये कर दिया तो अपोजिशन फिर कहां जाएगी? इमरान भाई, एक मुहावरा है कि घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। वाह वाह। पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान की आवाम भी इधर ही है, पीटीआई की हुकूमत भी इधर ही है। खैर की तवक्को इनसे कोई नहीं है और इनके माजी का पिछले 3 साल का रिकॉर्ड बिल्कुल इस बात की माजी करता है कि इनसे अल्लाह ने कोई खैर का काम नहीं लेना। अवाम की भलाई की बात कर रहा हूँ, अवाम को रिलीफ देने की बात कर रहा हूँ। अब ये सेहत कार्ड फलाना, ये सारे हमारे दौर की चीज़ें चली हुई हैं, कंटिन्यूएशन है। अगर किसी गरीब का इलाज हो रहा है बड़ी अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट। हमने खुद तकसीम किया, मैंने इधर इस्लामाबाद में, यहाँ हमारा ये खन्ना में सबसे पहले हॉस्पिटल था जहाँ पे एक बच्ची पैदा हुई सेहत कार्ड की, उन लोगों के पास था, मैं गया उन्हें गुलदस्ता दे के आया। मतलब ये चीज़ें चल रही थी, आपने चला रहे हैं और अच्छा चलाएं, वी विल अप्रिशिएट। लेकिन जब भी आप महंगाई की बात करते हैं, पहली बात तो ये है कि तमाम हुकूमती तर्जुमान जो हैं वो जंप मारते हैं, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। आलमी मंडी, बैनुल-अक़वामी कीमतें, कोविड। आप मुझे पूरी ईमानदारी से बताएं कि कोविड से पहले क्या महंगाई आसमानों को नहीं छू रही थी? उस वक्त क्या सूरत हाल थी? कोविड के बाद जो मामलात हुए हैं हम भी उससे आगाह हैं, बिल्कुल छू रही थी। आप कहें, इमरान साहब से कहें, ये फैसला करेंगे। मुझे पता है कि ये महंगाई पे तो हम प्रोग्राम कोई 1-1.5 साल से कर रहे हैं। महंगाई पे प्रोग्राम तो हम कोविड से पहले भी कर रहे थे। कोविड से पहले की है, बिल्कुल है। दूसरी बात यह है जी कि मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, झटकी बात करता हूँ जो हमारे आम फहम लोगों को समझ आ सके।
इनके पास अंग्रेज़ी होती है, इनके पास इशारे होते हैं, इनके पास टर्म्स होती हैं मईशत की। भाई आम आदमी की मईशत पाकिस्तान में, उसकी 3 वक्त की रोटी है, उसकी बिजली गैस का बिल है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है और मकान का किराया है। हाँ। ये है मईशत। ये आपने तबाह कर दी है। ये 4 चीज़ें एक आदमी पूरी नहीं कर पा रहा। हाँ। सबको पता है ये बात। अगर वो मकान का किराया देता है, बच्चों की फीस नहीं दे पाता, वो देता है दवाई नहीं खरीद पाता, वो देता है बिजली का बिल नहीं दे पाता। तबाहकुन इन चीज़ों में इजाफे हुए हैं। और दूसरी बात यह जी कि किसी एक चीज़ के ऊपर आप किसी लॉजिक से अगर जाए ना महंगाई, तो समझ आती है। रात को आप उठते हैं, सोते हैं जनाब चीनी का रेट और है, सुबह उठते हैं और होता है। घी का रेट रात को और है, सुबह और है। अभी ये गैस के मनचाही महंगाई भी चल रही है हर जगह। रात को जनाब, बिल्कुल हाँ साहब। सरिया रात को जनाब इसका रेट कुछ और होता है पर टन, सुबह कुछ और होता है। और आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, ये जो आपकी सब्जियां हैं, ये जो आपके फ्रूट है, जो लोग हमारी तरह जरा रूरल बैकग्राउंड से हैं, आप लोगों से पूछें, किसानों से पूछें कि क्या आपको भी कोई रिलीफ मिला है। मतलब ये जो मिसाल के तौर पे सब्जी अगर को 100 रुपए किलो बिक रही है, 800 तक रेट गया है अदरक का, तो क्या जो अदरक लगा रहा है उसको अपने फॉर्म पे 600 रुपया किलो मिली है? नहीं, आड़ती मिडलमैन, नहीं, मिडलमैन पैसा कमा रहा है। मैं कह रहा हूं मिडलमैन, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो यही बात करने लगा हूं, आपने मेरी बात आसान कर दी। मैं इस पे रिस्पॉन्ड मिडलमैन को किसने पकड़ना है? हुकूमत ने। सब्जी और फलों में इन चीजों में मिडलमैन को बहुत फायदा होता है। जो पेरिशेबल आइटम्स है वहां पे मिडलमैन को बहुत फायदा होता है। मैं मौका देता हूं जी आपको 1 मिनट, जो बम्पर इस वक्त हुई है क्रॉप्स, बस मैं सेनेटर साहब आखिरी बात कर रहा हूं, जो बम्पर क्रॉप्स कपास अच्छी हुई है, मैं एज ए पाकिस्तानी ये कहूंगा, कपास अगर बहुत अच्छी हुई है, गन्ना बहुत अच्छा हुआ है, तो यार चीनी सस्ती होनी चाहिए। गंदम अगर बहुत अच्छी हुई है तो आपका आटा सस्ता होना चाहिए। फिर तो पाकिस्तानियों को पता लगे कि बम्पर क्रॉप्स होने का हमें फायदा हो रहा है। ये रेट्स ऊपर जा रहे हैं, क्रॉप्स भी बम्पर हो रही हैं, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है। चले आप दोनों को मेरी तरफ से मुबारकबाद, पाकिस्तान ने चौथा मैच भी जीत लिया है, मैदान भी हाजिर है। बहुत मुबारक जी, बहुत मुबारक आप दोनों को, बहुत मुबारक, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। अच्छा खान साहब, मैं थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दूं। लोग एंजॉय कर रहे हैं और ये जो टीम जिस तरह खेल रही है, अल्लाह करे ये अब 3 मैचेस और रह गए हैं, जीते और वर्ल्ड कप लेकर आए। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इस दुनिया में वर्ल्ड कप की ज़रूरत हमें है, क्योंकि जो टीमों ने हमारे साथ किया है और क्रिकेट की दुनिया में जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, उसके बाद शायद हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अशद ज़रूरत वर्ल्ड कप की, कि पाकिस्तान में वो आ जाए। जी ओनबाज साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी ऑन अ लाइटर नोट खान साहब, असल मैच तो आएगा इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल में। हाँ जी, वो जब हम उनको हराएंगे, क्योंकि उनसे इंतकाम लेना बनता है, क्योंकि उन्होंने हमारा एक बंदा रखा हो पिछले 2 साल से और वो बंदा वापस नहीं कर रहे हमारा। एनीवेज सर वो आपने खुद भेजा था मुझे ना चॉइस साहब की सही है, अब वापस आ जाए सर, हमसे गलती होगी, वापस ही आ जाए। सो द पॉइंट रिमेन्स, पहले चॉइस साहब ने कहा कि जी बहुत बड़ी फिगर्स लेके आते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं। ये सर बात तो फिगर से और फैक्ट से ही करनी है। आप अगर नून लीग के सारे दोस्त या जितने भी ऑनरेबल कोलीग्स अगर उनको फिगर समझ नहीं लगती तो मेरा कसूर नहीं, नंबर 1। नंबर 2 कहते हैं जी ये जो सेहत कार्ड इन्हें दिया था सर, 4 करोड़ केपीके के लोगों को इस साल जो सेहत कार्ड पिछले 13 से लेकर 18 में दिया। चॉइस साहब बात तो सुन ले सर, अपनी बात मैं बोलता हूँ। अच्छा सर, बात मुकम्मल कर लें आप। 2013 से लेकर 18 के दरमियान 2013 से लेकर 18 के दरमियान 5 साल में 4 करोड़ केपीके के लोगों जो सेहत कार्ड दिया वो नून लीग ने दिया सर। इस साल 2018 से लेकर 21 के दरमियान पंजाब में 2 डिवीजन है, डेरा गाजी खान और साइकवाल डिवीजन में, उनको जो सेहत कार्ड मिला 3.5 करोड़ लोगों को, वो ये नून लीग वाले गवर्नमेंट देके गए। वो एक बच्ची जो पैदा हो गई जिसके पैदाइश के ऊपर एक मिठाई का डब्बा ये लेके चले गए, वो सेहत कार्ड इनका हो गया। जो हमने इस वक्त तकरीबन 7.5 करोड़ पाकिस्तानियों को सेहत कार्ड वो नून लीग गवर्नमेंट। किसान कार्ड भी फिर आपका सर, किसान कार्ड भी फिर आपका होगा। ये लो हेल्थ जो लो हाउसिंग स्कीम के लिए जो कर्जे दे रहे हैं वो भी सर आपके होंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पैकेज भी आपका होगा सर। ये जो 144 सर पिछले साल जो स्पेशल अलाउंस है वो भी आपका होगा। चॉइस साहब माफ कर दें हमें। सर एहसन इकबाल साहब तो कह रहे हैं वो भी है, बल्कि बाबर आजम पैदा भी मियां साहब के दौर में हुआ है। सेनेटर साहब मैंने ये कहा, वो तो जो इन्होंने एक बॉम्ब बनाया था बलूचिस्तान में सर, एक बॉम्ब बनाया था, एटम बॉम्ब का खाली शेल लेके आए थे। मजाक ना उड़ाएं ना, ये आप वो जो शेल आप खाली उठा के लाए थे बलूचिस्तान से, जिसको देख के बॉम्ब बनाया था, वो भी नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। सारे आपकी तरह जो है ना वो अमीर नहीं है, पाकिस्तान में गरीब लोग बसते हैं। चॉइस साहब मेरा पॉइंट, चॉइस साहब वो कह रहे हैं मिडलमैन का, देखिए मिडलमैन की निशानदेही तो बहुत, देखें और बात साहब एक सेकंड, देखें सीरियस इशू, मिडलमैन की निशानदेही बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद छोटा मोटा किसान हूं सर। पाकिस्तान में पहली दफा नहीं आया, आपने काबू करना था। मिडलमैन का ये नेगेटिव रोल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा नहीं आया, वो 70 साल से ऐसे ही है।
वो हमेशा से एक्स्ट्रा प्रॉफिटियरिंग कर रहा है। लेकिन जो पॉइंट समझने की जरूरत है मेरे ऑनरेबल कुलीग को, कि पाकिस्तान में पहली दफा अगर वो किसान की बात करें तो किसान खुशहाल इस दौर में हुआ है। इन्होंने तो 1300 से 1400 रुपए मन, सिर्फ 100 रुपए मन पूरे 5 साल में बढ़ाया था। हमने पहले 1.5 साल में आके 400 रुपए मन, 1800 रुपए मन गंदुम हमने की है। 180 रुपए मन से ऊपर आज तक गन्ना नहीं बिक सका। और यकीन जाने 10 दिन जब वो ट्राली गन्ने की बाहर खड़ी रहती थी तो उसका गेन भी कम हो जाता था, पेमेंट भी नहीं मिलती। सर क्रशिंग कब शुरू करवा रहे हैं? एक सेकंड ऑनर साहब, क्रशिंग कब शुरू करवा रहे हैं? नवंबर की डेट दे दी सर, ये 1 नवंबर की डेट थी। उन्होंने कार्टेल का इश्तिहार दे दिया था। गवर्नमेंट फुल प्रेशर डालने जा रही है। अब पहली नहीं तो 10 नवंबर तक क्रशिंग इंशाल्लाह पंजाब में स्टार्ट हो जाएगी। ये नहीं हो सकता कि ये सब अपनी बदमाशी और मनमानी कर सकें। हम फुल आउट इस माफिया के साथ जाएंगे। 10 नवंबर तक इंशाल्लाह क्रशिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये वो चीजें हैं जो एक आम आदमी की जिंदगी में फर्क लेके आ सकती हैं। आप यकीन जानिए, टॉक शो पे बैठ के ये कहना जी चीनी महंगी है, उस किसान का तो सोचिए जो पूरा साल एक गन्ने की फसल उगाता है, जिसको 100 रुपए मन नहीं मिलता था। आज वो झोलियां उठा के जब दुआ कर रहा है। फजल चौधरी साहब की बात शायद उसको इस वक्त समझ नहीं लग रही होगी। कपास 7,500 रुपए मन हो चुकी है सर। और यकीन जानिए हमने अपने हाथ से आग लगाई है खड़ी कपास को, क्योंकि लेने के लिए कोई नहीं आता था। आज सर मैं जिस फिगर दे रहा हूं वेरीफाई कर ले सर। आज धान की फसल आ चुकी है, धान की फसल आ चुकी है। कायनात 2200 रुपया मन है और 2100 रुपए सुपर कर्नल मिल रहा है। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा धान का रेट भी कभी नहीं देखा होगा। सरों का रेट चेक के देखें, इस वक्त 2200 रुपए सरों का रेट हो चुका है। सर किस किस चीज के ऊपर जाके बात करेंगे? सिर्फ टॉक शोज पे बैठ करना चीजें महंगी हो गई। उस किसान की किसी ने बाबत पूछी तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। सो मेहरबानी करें उस किसान की जब बात किया करें, उसकी खुशहाली की बात भी किया करें। आपने क्या किया मिडल मैन का किरदार खत्म करने के लिए अभी तक, बताएं। इमरान भाई मैं एक बात कर लूं, इसलिए बता दूं सर मैं एक अर्ज कर देता हूं। एक सेकंड बताएं जी क्या किया? इसमें सिंपल जो रोल होता है वो होता है प्राइस मैजिस्ट्रेट्स का। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। इस वक्त जो मटन का रेट है, जो प्राइस मैजिस्ट्रेट ने मुकर्रर किया, वो 780 रुपए रखे हुआ किलो के ऊपर। कहीं पे 850 रुपए, कहीं पे 900 बिक रहा होगा। सो हमारा ये कि उसको आइडेंटिफाई करके कब किया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त जितनी FIR पंजाब में कटी है, मैं सिर्फ आपको नंबर्स बताना शुरू कर दूं ना, इस वक्त पंजाब में एक एक डिस्ट्रिक्ट में 24 प्राइस मैजिस्ट्रेट जो है ना वो एक्शन ले रहे हैं। और इतना प्रेशर है कि हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हमारे पास आते हैं कि हजूर इतनी FIR, इतना जुर्माना। सर एक सेकंड सर ये देखें ना, ऐसे ना करें सर। 780 रुपए किलो मटन कहीं भी नहीं मिल रहा। पूरे यहाँ पे लाहौर के अंदर आप घूम लें, यही तो आपको 55 रुपए किलो आटा कहीं पे भी नहीं मिल रहा। अभी मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि वो लेकर आए हैं 70 रुपए किलो, वो लेकर आया है मेरा प्रोड्यूसर, वो ये बता रहे हैं। सर आटा इस प्रोड्यूसर को कहे थोड़ी मेहनत करे। इस वक्त आटे के थैले का रेट 1100 रुपया 20 किलो थैले का रेट है। पूरे पंजाब में 8000 टन गंदम का आटा डेली सप्लाई किया जा रहा है, जिसको 55 रुपए किलो कहते हैं। या तो इनको दुकान सर ये देखें, ये चीमा साहब भी कहकर गए थे और कुछ जगहों पे वाकई मिल रहा है, लेकिन हर जगह नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट सर 1100 रुपए मन अक्रॉस द बोर्ड। जी डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि सेनेटर साहब थोड़े से अदाद शुमार के मामले में वही अदाद शुमार दे रहे हैं जो इनका मीडिया सेल इनको प्रोवाइड करता है, जो कि जॉय साहब को पसंद नहीं है। नहीं, पंजाबी में 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4, एक होता है 2 1 2 2 2 4, इनके पास यही है। तो ये हिसाब किताब तो ठीक है, देते हैं। और एग्जैक्टली यही गन्ने की ट्रालियां गन्ने की खड़ी हैं। मैं उनके 6 बंदों से यही बात सुन चुका हूँ। मतलब बिल्कुल वही फ्रेजेस हैं, वही बातें हैं। और अभी जो कह रहे हैं ना किसान दुआएं दे रहा है, मैं कसम से ढूंढ रहा हूँ वो किसान जो इनको दुआएं दे रहा है। जो इनके इलेक्टेड लोग होते हैं जो हुकूमत सियासत करते हैं, कोई बंदा ये नहीं कहता सर हम रोज निकलते रहते हैं सेनेटर साहब, आप सेनेट से बाहर निकल के लोगों में जाएं, पूछें लोगों से, आप जाएं देहात में। मैं तो रहता मुल्तान। अगर आपको कोई बंदा मिल गया जो आपको दुआएं दे रहा हुआ, उसका नाम पता मुझे भी दे दीजिएगा कि यार फलां बंदा फलां चक में हमें दुआएं दे रहा है। चाहे सर पहले तो मैं खुद हूं अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल मेरी मुस्ताजी का रेट मुझे 95,000 एकड़ मिल गया जी। नहीं वो आपको मिल गया होगा, आप जाहिर है सेनेटर हैं, आपको तो 1,95,000 भी मिल जाएगा। अच्छा वो मेरी वजह से अभी इमरान साहब बता रहे हैं कि मेरे प्रोड्यूसर ने इतने का लिया है आटा, इतने का। अभी वो खान में बताया उन्होंने कहा महंगा लिया है, कितने का है गोश्त भी महंगा लिया, गोश्त 1,000 रुपए तक का मिलता है। सेनेटर साहब को ये नहीं पता। अब जाहिर है इनके आगे लोग हैं खरीदने वाले, ये कहां बाजार जाते हैं। मतलब इस स्टेटस का माजरत से कोई बंदा भी डायरेक्ट तो इफेक्टिव है नहीं ना, उसे क्या परवाह है यार। गोश्त 2,000 के किलो मिले फिर भी मिल जाएगा इनको। क्या पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में से कितने लोग हैं जो 1,000 रुपए किलो गोश्त लेके खरीद के खा सकते हैं? ये सवाल है। जब फ्रूट आपका 200-300 रुपए किलो हो जाता है तो कितने लोग हैं जो हफ्ते में फ्रूट खा सकते हैं? ये असल सवाल है। इस पर आप लोग कहते हैं जनाब के अपोजिशन शोर मचा रही है। अपोजिशन का
इशू नहीं है, ये अवाम का इशू है। और आपका बहुत भला होगा अवाम का कि अगर आप इसको उसी सिंसियरिटी से या उसी नीयत से लेंगे। अभी मैंने जब कहा, मैंने कहा ये हेल्थ कार्ड हमारे दौर में शुरू हुआ था, उन्होंने कहा जनाब वो एक बच्ची पैदा होगी। मतलब मजाक उड़ाते हैं लोगों का, ना उड़ाएं, ये अल्लाह का निज़ाम है। आपको सर मैंने आपका मजाक उड़ाया कि बच्चों को, लोगों का नहीं उड़ाया, आपका मजाक उड़ा रहे हैं ना उड़ाए, एक दूसरे का मजाक भी आप लोग। बच्ची पैदा होने पे, एक बच्ची पैदा होने पे आपने कहा सेहत कार्ड का फायदा हो गया, और मैंने कहा नहीं, वो मुबारकबाद देने आए थे सेहत कार्ड से पैदा हुई। क्या ख्याल है आपका क्या ख्याल है कि वो एक सेहत कार्ड दिया था, हमने एक सेहत कार्ड दिया था। सर 7.5 करोड़ सेहत कार्ड इस वक्त इशू हो चुका है, अब उसका क्या कंपैरिजन है किसी एक कार्ड के साथ? अरे एक मिनट रुक जाओ। डॉक्टर साहब आपने अपने दौर में कितने दिए थे? मैं माजरत से डॉक्टर साहब कितने कहना नहीं चाहता। हेल्थ कार्ड आप लोगों ने अपने, आप बता दें अपने दौर में आपने कितने लोगों को हेल्थ कार्ड दिए थे डॉक्टर साहब? आपको बताता हूँ, पूरे पंजाब में दिए थे। कितने? आपके केपीके के गवर्नमेंट ने एग्री नहीं कितने लोगों को? मुझे एग्जैक्ट तादाद कहेंगे तो मैं आपको अगले प्रोग्राम में एग्जैक्ट ठीक है, चले लेकिन मेरा केस जीत गया। मैं प्रोग्राम शुरू हुआ था, आपको मैंने कहा कि आप अगर आपने इसको जारी रखा हुआ तो अच्छा किया हुआ है। हाँ। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उस दौर में शुरू हुआ था, हमने उसे जारी रखा, आपने जारी उसको रखा हुआ है, नाम उसका कुछ और आपने रख दिया, तो अच्छी बात है। जो लोगों को फायदा होगा हम उस पर कोई एतराज नहीं करेंगे, हम उसको आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन आप जिस तरह ये कह के जनाब के अपोजिशन को अंग्रेजी समझ नहीं आती, उनको दादोशुमार समझ नहीं आते, हमें समझ आ जाएंगे, शायद अवाम को समझ नहीं आते। जो घरों में वो लेके ना बिल फिर रहे होते हैं, चिट लेके जाते हैं दवाई की मेडिकल स्टोर पे, कीमत पूछ के वापस आ जाते हैं, जो शुगर के मरीज हैं, दिल के मरीज हैं, उन लोगों के जज्बात का आप मजाक उड़ाते हैं। जब आप टीवी पे बैठ के कहते हैं सब अच्छा है जनाब, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, इन बातों को आप हकाइक के साथ लिंक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अवाम का जीना कितना मुश्किल हो चुका है। बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर दवाइयों की कीमतें इतनी महंगी नहीं हुई जितनी पाकिस्तान में हो गई हैं। रीजन आपको भी पता है, मैंने एक और प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि लोगों को पता है कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद डॉक्टर हूं, मुझे पता है कि दवाइयां आपकी 400% महंगी हो गई हैं। पैनाडॉल से लेके आप पाकिस्तान के अंदर इसी पे आ जाए, आप जाते नहीं है ना, एक तो आप खरीदते नहीं है ना चीजें। मैंने आपको कहा है कि आपने पूरा 10 मिनट बोलना है तो जवाब ही तो देने का मौका दे सर। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं मैं साबित करता हूं कि ये चीजें यहाँ सस्ती हैं पाकिस्तान में। जी हाउ कैसे? चले स्टोरों की लिस्ट भेज दें मुझे और आपको चेक कर लेते हैं कि किस स्टोर पे सस्ती है। चॉइस साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान में दवाइयां महंगी और पूरी दुनिया में सस्ती। इसी के ऊपर बात को यहीं पे वो जटाका कहते हैं ना, टक लगा लेते हैं कि पूरी दुनिया के फिगर्स उठा लेते हैं। अगर पूरी दुनिया में इसका रॉ मटेरियल जो इंग्रेडिएंट्स है जो इंपोर्ट होता है पाकिस्तान में दवाई बनने के लिए, अगर उसकी कीमतें 34% इजाफा ना हुआ हो और उसका इंपैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान की ड्रग या मेडिसिन इंडस्ट्री पर ना हुआ तो बात आगे नहीं चल सकती। ये कौन सा कॉम्बिनेशन? पाकिस्तान में जो दवाई बनती है पाकिस्तान में रॉ मटेरियल सारा बाहर से आता है, उसका रेट 4 गुना है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ चुकी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि 34% महंगी हो जाती है, 400% तो ना हो। दुनिया में जो उसके रॉ मटेरियल है उसकी कीमत बढ़ गई है। नहीं, पाकिस्तान में इंडिया की दवाइयां दुनिया में 34% दवाइयों के रेट बढ़ गए हैं। चलें 34% बढ़ गए हैं, आप 34% बढ़ाएं, यहाँ 400% क्यों बढ़ाए हैं आपने? जी पाकिस्तान में इंडिया की दवाइयां, ये 400% कहां पे बढ़ा है? इस पे आ जाए ना, ये 400% कहां पे बढ़ा है? पैनाडॉल का पता कितने का है सर? चले मैं इस तरह करता हूं कि मैं पुरानी लिस्ट, इमरान साहब आज इस प्रोग्राम में डन कर लेते हैं, मैं पुरानी दवाइयों की लिस्ट और नई लिस्ट आपको भिजवा देता हूं, अगले प्रोग्राम में कंपैरिजन कर लीजिएगा। अगर मैं गलत हुआ मैं माजरत करूंगा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इससे कि अगर रेट में फर्क ना हुए, वो जो मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन दवाइयां भी बताऊंगा जो पाकिस्तान में आ रही हैं, किस चैनल से आ रही हैं आई डोंट नो, उनके रेट भी और आपके रेट भी। अच्छा चलें डॉक्टर साहब देखें आप इसको, मैं माजरत करूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि इसको अप्रिशिएट करते हैं कि गवर्नमेंट एक बड़ा पैकेज रिलीफ का लेकर आ रही है, आप क्या गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे? देखें लोग तो आपके भी वही है ना, वही लोग पाकिस्तानी वोटर हैं, वही इनके भी वोटर हैं। या मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिले, सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन या तुसी पोले बादशाह हो या मैं पोला बादशाह, कि ये 1 करोड़ नौकरियां भी तो यही इमरान खान साहब दे रहे थे ना। कोई सजेस्ट तो करें ना सर कि किस तरह ये हो सकता है? रहे थे आपको प्रैक्टिकली लगता ही नहीं कि ये कर नहीं पाएंगे? सिर्फ ऐलानात से नहीं होगा, ये ऐलानात से तो आपको पता है कुछ भी नहीं है ना। ऐलानात कितने इससे पहले हो चुके हैं। मेरे पास सर खत्म हो गया प्रोग्राम में। कल देखते हैं इमरान खान साहब, कल देखते हैं सर इमरान खान साहब क्या अनाउंस करते हैं, वो अनाउंस करेंगे, फिर उसके ऊपर कल बात करेंगे। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि कोरोना पाकिस्तान में कम जरूर हुआ है, पाकिस्तान को खोल दिया गया है, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि SOPs को फॉलो करें।
वैक्सीनेशन करवाएं, मास्क पहनिए, एक दूसरे से फासला रखिए, अभी भी एहतियात कीजिए क्योंकि ये बीमारी बार बार फैलती है। हम जितनी एहतियात करेंगे उतनी जल्दी हम इसमें से पूरी तरह निकल जाएंगे। वैक्सीनेशन ज़रूर करवाते रहें और SOPs को फॉलो करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।